नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि आज का लेक्चर आपका करंट अफेयर्स का लेट में अपलोड हो रहा है, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो कल वीडियो नहीं बन पाया था। इस वजह से जो है आज अपलोड नहीं हो पाया था। अभी हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है मेंटेन रहेगी, आप इसके लिए निश्चित रहिएगा। जब भी आपको मिले टाइम तो ये लेक्चर हमारा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल अपने समय पर सुबह 9 बजे जरूर आएगा। चलिए आइए सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ चीजें हैं। लेकिन उसके पहले छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए एचईओ का एग्जाम का है। यानी कि अभी आप जानते हो कि हमारा प्रॉपर बैच चल रहा था एचईओ का, और अब चल रहा है हमारा टेस्ट सीरीज। यानी कि टेस्ट सीरीज भी चल रही है और आपका बैच भी प्रॉपर चल रहा है। टेस्ट सीरीज में मैंने आपको कई दिन बताया है कि यहां पर हम लोग 7625 प्रश्नों के माध्यम से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाता है और 185 टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि 185 टॉपिक वाइज टेस्ट 20 फुल लेंथ टेस्ट दोनों को मिला करके 7625 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज है ये, और इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। एचईओ टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर इन्हीं नंबरों पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 रुपए, लेकिन अभी ऑफर में मिल जाएगा आपको 899 यानी कि 900 रुपए में, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं सर हमको कुछ लेक्चर भी देखना है, तो लेक्चर अगर आपको देखना होगा तो आप प्रॉपर बैच ले सकते हैं, जिसकी फीस हमारी है 5000, ऑफर में मिल जाएगा आपको 2500। इसमें खास बात क्या है कि लेक्चर भी मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर दोनों पेपर के, प्लस इसमें इस लेक्चर पर बेस्ड आपको बायलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स के अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको। यानी कि अगर इस प्रॉपर बैच को आप परचेज करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेना है, ठीक है। प्राइस इसकी यहां पे लिखी हुई 2500 रुपया है। आप एचईओ बैच लिख करके आप दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप या कॉल सीधे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक है चौथा त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम, ठीक है। ये भी चर्चाओं में रहा है, और आप जानते हो कि त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम है ना, जिसको ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का भी बोलते हैं। इसका जो है अभी 4th एडिशन यानी कि चौथा जो संस्करण है, एक्चुअली में ये दिल्ली में अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि बताइए इसका आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ, तो मोस्टली अगर से आपको तुक्का मारना है, एक बात के लिए मान लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, तो अगर तुक्का मारने का रिस्क लेना होगा तो आप दिल्ली टिक लगा दीजिएगा। अगर मारना होगा तो, अब ये नहीं कि हर ऑप्शन में आप दिल्ली लगा के चले हैं, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे कंडीशन में दिल्ली मोस्टली जो आपकी सबमिट होती हैं, मोस्टली जो आपके आयोजन आदि होते हैं, वो न्यू दिल्ली या दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। कोई बड़ी मीटिंग हुई, कोई राष्ट्राध्यक्ष आया तो ना, तो सारी मीटिंगें मोस्टली दिल्ली में, राजधानी में होती हैं। चलिए ठीक है, 4 सप्ताह तक ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो कि चलाया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं आयोजक कौन है, समन्वयक कौन है, तो इसका आयोजन दरअसल कौन करता है? इसका आयोजन करता है एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, HQIDS इसको बोलते हैं। और इसी के जो है तत्वाधान में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए किसके इसका जो आयोजन करता है कौन है। इसका समन्वय अगर बात करते हैं तो समन्वय इसका संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र यानी कि सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज, ठीक है, इसके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें अलग अलग अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो इस पाठ्यक्रम में थल सेना हो गया, आपका नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया, यानी कि तीनों सेनाओं के अधिकारियों के अलावा विभिन्न सरकारी संगठन जो होते हैं अलग अलग से, जो शिक्षाविद होते हैं, या जो अलग अलग रक्षा उद्योगों आदि पर जो खास नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप में। इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संयुक्तता को बढ़ावा देना, अर्थात आधुनिक आप जानते तकनीकें बढ़ रही हैं, ठीक है, उभरती कई प्रकार की चुनौतियां हैं अपने आप पे, तो इनकी समझ को डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इसको किया जा रहा है, ठीक है। भावी युद्ध क्षेत्र का अवलोकन, भविष्य के युद्ध परिदृश्य को आकार देने वाले कारकों पर विचार विमर्श कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे जो अभी हमारा जो युद्ध की जो तकनीक है अब क्या हो गई है, वह मानव रहित हो गई है। आजकल जो युद्ध लड़े जा रहे हैं वो सैनिकों के आधार पर नहीं, बल्कि सैनिकों के द्वारा या डिफेंस सेक्टर में जो रिसर्च हो रही है, चाहे वो बाय ड्रोन सिस्टम हो या AI सिस्टम हो, उनके द्वारा लड़ा जा रहा है। यानी कि अब युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसे में हमें तकनीक पर फोकस करना चाहिए। शायद कल या परसों वाली क्लास में मैंने आपको ये चीज समझाई थी, आपको याद होगा अगर, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है अल्टीमेटली, ठीक। गैर पारंपरिक और उभरती प्रौद्योगिकियों और को सैन्य रणनीति में एकीकृत करना, यानी कि अलग अलग तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है हर दिन, उनको हमें अडॉप्ट करना है और उस पर हमें काम करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम के कुछ कुछ विषय हैं, जैसे कि भू राजनीतिक पाठ्यक्रम, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आप जानते होंगे जियो पॉलिटिक्स में इस प्रकार इस समय जो है कितने बड़े स्तर का फेरबदल हो रहा है,
ठीक है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं, आप देखिएगा एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे अपने आप में, सैन्य अभियानों में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा योगदान होता है, तो हम इस पर भी पाठ्यक्रम पर चलाएंगे अपने आप। क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, दो आपके लिए, एक एआई और एक आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से ना भी रेडी इसको कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई हमें पढ़ना है इसको। क्वांटम टेक्नोलॉजी आपका पार्ट है आपके पेपर 3 का, पीसीएस की बात करता हूं मैं, ठीक। बाकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के चीजें इसमें कराई जाएंगी। इंफॉर्मेशन वारफेयर आप जानते होंगे, नेगेटिव प्रबंधन हो गया, फर्जी खबरों से बचाव हो गया। आजकल फर्जी खबरें बहुत चलती हैं, ये हो गया वो हो गया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी होती है कहीं ना कहीं थ्रेट होती है। तो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो फेक न्यूज होती है उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, इस पर भी काम चल रहा है। प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध, जो भी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी वेस्ट जो अगर हम वार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिक जो मारे जाते हैं वो भी नहीं मारे जाएंगे और हम कम समय में अपने जो भी हमारा लक्ष्य होगा हम उसको टारगेट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है इस पूरे आयोजन में आपको यहां पर बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी भैया किस तरीके से आपको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि भविष्य में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें अपने आप, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ प्रमुख हमारे संस्थान हैं, उन पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एकीकृत रक्षा स्टाफ एक है अपने आप में, ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में होती है। समिति थी इसमें के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर दरअसल एकीकृत रक्षा स्टाफ का जो है निर्माण किया गया था। क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बीच समन्वय, एकीकरण और संयुक्तता अर्थात ज्वाइंटनेस जो है मजबूत करना, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जहां पर हमें मिलकर काम करना रहे तो इतना हमारे बीच में कमांड रहे कि हाँ हम तीनों लोग मिलकर के अर्थात तीनों सेनाएं मिलकर के काम कर पाए अपने आप पे, ठीक है। इसका नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मिलकर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप एकीकृत रक्षा स्टाफ के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से। इसके अलावा एक पॉइंट है संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज इसको बोलते हैं। ये अपने आप में एक स्वायत्त थिंक टैंक है अपने आप पे। इसका मुख्य कार्य क्या है? त्रिसेवा संयुक्तता, यानी कि तीनों सेवाओं के बारे में संयुक्तता को बनाते हुए बातचीत करना, एकीकृत रणनीति यानी कि एक समान रणनीति को बनाना, उसको लागू करना, और जो आपका डिफेंस स्टडीज है इस फील्ड में रिसर्च और नीतिगत अपने आप पे इनपुट को प्रदान करना, ये एक्चुअली में आपका संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र का क्या है, अपने आप पे कार्य है, ठीक। तो ये दोनों चीजें आप यहां पर पढ़ लीजिएगा एक एक करके। चलिए अब इसी पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर प्लीज जरूर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या बन रहा है कि हाल ही में प्रारंभ हुए त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। इसके चौथे संस्करण का आयोजन एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इस पाठ्यक्रम का समन्वय संयुक्त युद्ध अभ्यास केंद्र द्वारा किया जा रहा है। फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है कि बहुत कठिन है कि आप नहीं बता पाएंगे, आसान है, ठीक है। देखो पहला वाला कथन मुझे लग रहा है सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। आप जानते होंगे केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है। इन्होंने ही अभी आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इसका जो है अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। क्या इसका उद्देश्य है? अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि हैंडलूम को लेकर के सरकार इस समय लगातार प्रयास कर रही है, मैंने कई बार आपको कहा है, और हथकरघा उद्योग पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय हथकरघा यानी इंडियन हैंडलूम क्षेत्र को प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार यानी कि इनोवेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इनके माध्यम से हमें इस सेक्टर को क्या करना है, मजबूत करना है, और इसी पर चर्चा यहां पर चल रही है। इस कार्यक्रम के दौरान हथकरघा अर्थात हैंडलूम के क्षेत्र में इनोवेशन आपका, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनको बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख पहलों की इसमें शुरुआत की जा रही है कि इन 5 पहलों के माध्यम से हम हैंडलूम सेक्टर को क्या करेंगे, आधुनिक बनाएंगे और इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख कार्यों में महत्व यह जानना आपको जरूरी है क्योंकि हो सकता है कभी आपसे पूछ लिए एग्जाम में। तो हथकरघा जो बुनकर होते हैं उनके लिए उन्नत तकनीकी, ठीक है, एग्रोनॉमिक डिजाइनों और आधुनिक
करघों का विकास करना, ताकि उत्पादन क्षमता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अगर हम पारंपरिक तरीकों का ही इस्तेमाल अगर हैंडलूम सेक्टर में करेंगे तो शायद उतना उत्पादन हो नहीं पाएगा। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में आपकी वैल्यू रहे, इसके लिए हमें यहां पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार इस पर भी काम कर रही है, अर्थात पारंपरिक तकनीकों के संरक्षण के साथ पारंपरिक मेथड को खत्म नहीं करना, क्योंकि वो हमारी विधा है, हमारा तरीका है हमारा, तो उसको तो हम संजो के रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि पारंपरिक तकनीकों को संरक्षण के साथ साथ में टिकाऊ धागों, प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं पर शोध करना, यह इसका खास उद्देश्य है ना। यह बात ध्यान रखिएगा। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता, उसका प्रमाणन और उसकी ट्रैकेबिलिटी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए डिजिटल समाधान भी यहां पर ढूंढा जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम इसको डिजिटलाइज कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में हम ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से इसको हम सेल कर सके या फिर इसको हम क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। ठीक, चलिए बाकी इसके लिए जो भी बुनकर इसमें होते हैं उनको हम लोग स्किल भी कर रहे हैं अपने आप में। बाकी आप जानते होंगे भारत में हथकरघा क्षेत्र का बड़ा महत्व है। अब ये पॉइंट आपके मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सी बात है, रोजगार सृजन करता है अपने आप में, एक बड़ा फील्ड इसमें जो है लगा हुआ है। महिला सशक्तिकरण अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, और इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो 70% से अधिक जो महिलाएं हैं इसमें लगी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप में महिलाओं को लेकर के। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि स्वदेशी आंदोलन यानी कि 7 अगस्त 1905 की स्मृति में प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया था। सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, अब बता देंगे 7 अगस्त को। ठीक है, बाकी कुछ जो है इसमें मिनिस्ट्री है, जैसे कपड़ा मंत्रालय आपके हथकरघा उद्योग को लेकर के लगातार काम करता रहता है, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। IIT दिल्ली इसमें जो है ये देश का प्रमुख तकनीकी संस्थान है, जो आपके टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और एर्गोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक बड़े स्तर का ये जो है रिसर्च कर रहा है। तो IIT दिल्ली और हमारा जो कपड़ा मंत्रालय है ये हैंडलूम के सेक्टर को मजबूत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कौन से प्रमुख 2 संस्थान काम कर रहे हैं, तो आप कहेगा एक तो हमारा जो है ये कपड़ा मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और एक हो गया आपका IIT दिल्ली। ठीक है, चलिए अब इसी पर छोटा सा प्रश्न बन रहा है, जल्दी से इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा। हाल ही में किस संस्थान में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। सिंपल सी बात है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला। ठीक है, यही तो किया गया है, बस हो गया। कितना आसान है बताइए। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज मूल छूट योजना का, इसका जो है तृतीय पक्ष है, इसका हम आज एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। तो आप जानते होंगे कि बेंगलुरु स्थित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, तो इसके द्वारा कराए गए एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन में पाया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग KCC के नाम से भी जानते होंगे, अगर आप किसान परिवार से संबंधित होंगे तो इसके बारे में बखूबी आप जानते होंगे। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत निवेश किए गए प्रत्येक ₹1 से कृषि और समुद्र क्षेत्रों में जो है लगभग ₹2.5 का, यानी कि 2.30 का शुद्ध मूल्यवर्धन जो है इसमें होता है, नेट वैल्यू एडिशन इसमें होता है। ठीक है, ये अभी जानकारी यहां पर जो है पार्लियामेंट में दी गई है। ठीक, अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में इसकी शुरुआत कब होती है, कब क्या होती है, क्या चीजें होती है इसमें, ये सारे पॉइंट आपको यहां पर दिखाई देगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें सब्सिडी की, तो योजना की शुरुआत से लेकर के और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 था, उसमें अनुमानित जो है लगभग जो है सब्सिडी राशि 1.87 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें दी गई है। ठीक है, ब्याज बोझ में कमी हुई है, रियायती ब्याज दरों में किसानों पर वित्तीय तनाव कम हुआ है, कर्ज के बोझ में काफी कमी भी आई हुई अपने आप में। ठीक है, फसल सघनता विविधीकरण भी बढ़ा है अपने आप में। ठीक है, यानी कि क्रॉप का जो इंटेंसिटी थी एंड जो इसका डाइवर्सिफिकेशन था उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। रियायती ऋण और सिंचाई तक पहुंच के कारण लाभार्थी किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं अपने आप में, और योजना ने बहुमौसमी खेती अर्थात जो आपके मल्टी जो सीजनल फार्मिंग होती है और फसल जो आपके विविधीकरण होता है उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों की आय की वृद्धि बढ़ाने में यह पहल अपने आप में बड़ी उपयोगी साबित हुई है। ठीक, अब ये सब मेंस में जैसे अब कभी आता है ना, तो ये सब पॉइंट आप मेंस में ऐड कीजिएगा, ये ऐसे ही नहीं इसको मेंशन कर दिया गया। मैं चाहता तो फैक्ट
करा के छोड़ देता, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि भाई आरओ का मेंस का सिलेबस चेंज हो रहा है, पीसीएस का ऑलरेडी हाई डिस्क्रिप्टिव, तो वहां पर मैटर कहां से मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा आपको। अब फिर बाद में आप मैगजीन उठा के पढ़ेंगे तो इट्स नॉट ए गुड मेथड। ओके, इसलिए आपको अभी से हैंड टू हैंड अपने फैक्ट और अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए, समय पर इनपुट खरीद पर ऋण अनुशासन, यहां पर लगातार चीजों पर काम ही किया गया है। समृद्ध क्षेत्रों का विकास भी इसमें किया गया इस योजना से। अगर आप देखेंगे तो चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, आपका पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, इन सभी क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी जो है मिली हुई है, ठीक है। चलिए, खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसका बड़ा विकास हुआ है, ठीक है। बाकी योजना में हालिया सुधार की अगर बात करते हैं तो कोलेटरल फ्री यानी कि बिना गारंटी ऋण सीमा में वृद्धि की गई है। सरकार ने केसीसी के तहत बिना किसी बैंक गारंटी के मिलने वाले ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। और आपको याद होगा, ये फैक्ट मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था कि आप एग्जाम में यह आ सकता है, याद आ रहा है आपको, जब मैंने केसीसी पढ़ाया था तो आपको बताया था, ठीक है। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण तक पहुंच और आसान होगी। अब इजिली ऋण इसमें आपको मिल जाता है, ठीक। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप जानते होंगे, इसमें कुछ मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। 1998 में नाबार्ड, क्या नाबार्ड, भाई साहब बताइए नाबार्ड क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको क्लास में बताया है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, नाबार्ड का कार्य क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, मैंने कई बार बताया है। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि नाबार्ड क्या है और इसका मुख्यालय कहां पर है। तो 1998 में नाबार्ड और नाबार्ड के साथ साथ में आरबीआई द्वारा आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था। हो सकता है कभी आपके एग्जाम पूछ ले, क्योंकि आप जानते होंगे समितियों पर जो है प्रश्न बहुत बनता है, खास करके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, तो यहां वहां पर प्रश्न आपसे पूछ लेगा। क्या इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था किसानों को खेती कटाई के बाद खर्चों और समृद्ध गतिविधियों के लिए एकल खिड़की अर्थात वन विंडो सिस्टम के तहत समय पर और किफायती जो है या रियायती जो है ऋण प्रदान करना, ये इसका तत्कालीन जो है क्या था, उद्देश्य था। इसके बाद में वर्ष 2018-19 की बात करते हैं तो इसका विस्तार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र के किसानों के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया। भाई अब जो है इस किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत इन व्यवसायों को भी हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि इसमें कब व्यापक स्तर पर सुधार किया गया था और कब इस योजना को बढ़ावा दिया गया था, और 18-19 में इसमें संशोधन किया गया था केसीसी में, ठीक है। संशोधित ब्याज छूट योजना की बात करते हैं तो इसके तहत किसानों को 7% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर जो है अगर आप देखेंगे तो अल्पकालिक जो है ऋण लगभग 3 लाख रुपए तक का इसमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। ब्याज छूट मिलती है, सरकार बैंकों को 1.5% की ब्याज छूट प्रदान करती है, ठीक है। और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी इसमें दिया जाता है, अर्थात जो किसान समय पर ऋण का भुगतान कर देते हैं, सब लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन जो टाइमली जो उनका अमाउंट होता है अगर उसको वो पे कर देते हैं तो उन्हें 3% का अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ये एक बड़ी बात है अपने आप। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो समय पर जो भी किसान भुगतान करेंगे उनको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभावी ब्याज दर होगा वो मात्र 4% जो है वार्षिक रह जाएगा। तो ये एक बड़ा इसमें बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को मिला है। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के हालिया मूल्यांकन के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत निवेश किए गए प्रत्येक रुपया एक से कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में कितना शुद्ध मूल्यवर्धन होता है। अब ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आपके जाएगा भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए ऑप्शन नंबर ए 1.50, 2.0, 2.30 या फिर 3.0, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिकल डेटा है लेकिन है इंपॉर्टेंट आपके लिए। सी है ना, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये एप्लीकेशन है एक अपने आप में कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं। ट्राई कई बार आप एग्जाम में आता भी है, ट्राई से संबंधित प्रश्न पूछा भी जाता है, कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में रहता है। तो ट्राई द्वारा ट्राई माई कॉल ऐप के नए संस्करण का भी हाल ही में क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ है। यानी कि ट्राई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसका क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हो सकता है कि ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, क्योंकि एक दो प्रश्न अगर आप देखते होंगे तो फुल फॉर्म वाले पे आता है, पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में आता है प्रश्न, ठीक है। तो ट्राई ने भी क्या किया है अभी हाल ही में, ट्राई माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन के नए और एक जो है अपडेटेड संस्करण का भी हाल ही में शुभारंभ किया है। यह एक क्या है, अपने आप पे
जो सिटीजन पॉइंटेड या नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपने आप में। यह ऐप क्या करेगा, यह ऐप टेलीकॉम उपभोक्ताओं अर्थात दूरसंचार उपभोक्ताओं को अपने वॉइस कॉलिंग अनुभव का सीधा वास्तविक समय में मूल्यांकन करने और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम बनाता है। भैया अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, सीधा आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए एंड यू कैन कंप्लेन फॉर दैट। ठीक है, आप आराम से कंप्लेन कर सकते हैं। ट्राई माई कॉल ऐप के क्या उद्देश्य है मैंने हालांकि बता दिया। इसको थोड़ा सा अगर आप इसको और अपडेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट, उपभोक्ता सशक्तिकरण, यानी कि कंज्यूमर को एम्पावर करना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आप जानते हो कि शिकायतें कंज्यूमर की बहुत आती हैं, बड़े स्तर की आती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बड़े स्तर की आपको हो जाती है। ऐसे में जब ये एप्लीकेशन आपके पास रहेगा ट्राई माई कॉल, तो उसे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनको एक बड़ा बेनिफिट मिला दिखाई देगा। राइट। सेकंड थिंग क्या है, नेटवर्क मापदंडों का एकीकरण, अर्थात जो नेटवर्क पैरामीटर्स जो इंटीग्रेशन होता है उसमें भी आपको एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप प्रतिक्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया करते समय ऐप क्या करेगा, प्रासंगिक नेटवर्क मापदंडों जैसे कि सिग्नल के स्ट्रेंथ हो गया, नेटवर्क टाइप हो गया, 4G या 5G हो गया, इसको क्या करेगा, कैप्चर करता है अपने आप पे, और साक्ष्य आधारित नियामक निरीक्षण भी करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप यहां पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से ट्राई जो है अपने कंज्यूमर्स को जो है अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर सुविधाएं मिले, उसके लगातार ये काम कर रहा है। ठीक है ना। बाकी यहां पर कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं, आप एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसके ट्राई की बात करते हैं, क्योंकि ट्राई के बारे में, ट्राई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ट्राई के बारे में पूछ सकता है। तो 20 फरवरी 1997, ठीक है, 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 ट्राई एक्ट 1997 के तहत जो इसकी स्थापना होती है, किसकी स्थापना होती है, ट्राई की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये क्या है अपने आप में, ये एक वैधानिक निकाय है, यह भी ध्यान रखना है आपको। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। क्या इसका कार्य है, कार्य भाई यहां पर लिखा हुआ है कि दूरसंचार सेवाओं का नियमन करना और उनके टैरिफ को नियंत्रित करना, दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और इस जो आपके टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक को तय करना कि भैया ये आपके पैरामीटर्स हैं इसके। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन किसका होता है, आपका ट्राई का होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्राई के फंक्शन को पढ़ लीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई तीसरा कार्य लिख देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से ट्राई का कौन सा कार्य नहीं है या कौन सा कार्य है। तो विकल्प के रूप में प्रश्न के रूप में पूछ सकता है, या फिर 4 विकल्प देकर के भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसके फंक्शन को पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण की, तो वर्ष 2000 में ट्राई अधिनियम में संशोधन करके न्यायिक एवं विवादास्पद कार्यों को ट्राई से अलग करके इसके लिए एक अलग संस्थान बनाया गया। इसको क्या कहते हैं, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण। यानी कि अगर इस टेलीकॉम को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो उसके लिए एक संस्था है, उसको बोलते हैं TDSAT, अर्थात दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण। यहां पर जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कौन है, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक उसी प्रकार से जो दूरसंचार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके निपटान के लिए, उनकी अपील के लिए ये संस्था आपके सामने काम करती है। बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए आइए अब इस पर छोटा सा प्रश्न बनता है, बताइएगा फटाफट इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा उपभोक्ताओं के वॉइस कॉलिंग अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए माई कॉल एप्लीकेशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग, मतलब क्या है ये, नीति आयोग हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो BIS हो जाएगा। अच्छा, आप उत्तर दें उसके पहले जो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, 4 विकल्प आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS, कई बार प्रश्न यहां पर पूछा है, BIS हो गया, ISI हो गया, FSSAI पर हो गया, इस पर प्रश्न पूछा था एग्जाम में। नीति आयोग पर प्रश्न बनता है अपने यहाँ पे, ट्राई में पढ़ाई रहा हूं अभी आपको। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो भी नई योजना चलाई जाती है उन पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो एक पॉइंट, A वाला पॉइंट, B वाला पॉइंट और D वाला पॉइंट, ये तीनों आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसको अलग से आप रेडी कर लीजिएगा, टास्क आपका ही आज का। ठीक है, टास्क है आपका। बाकी रही बात इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ट्राई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक,
अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील बनी भारत का 101वां रामसर स्थल। सभी लोगों ने समाचार पत्रों में इसको पढ़ ही लिया होगा, कोई नई बात नहीं है। और अभी जो है बड़े स्तर पर हमारे यहां पर रामसर स्थल खोजे गए हैं। तो इसकी घोषणा जो है अभी हाल ही में जो हमारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित गलाव झील को भारत का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट्स क्या होते हैं मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। रामसर कन्वेंशन क्या होता है यह भी आप जानते हो कि रामसर स्थल क्या होते हैं भी जानते हो। रामसर स्थल कौन, जो आर्द्र भूमियां होती हैं अपने आप पे, जो वेटलैंड्स होते हैं अपने आप पे, है ना, उन्हीं को रखा जाता है इसमें। गलाव झील की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का यह पहला रामसर स्थल है। डेफिनेटली यहां से प्रश्न आप एग्जाम में आ सकता है, पूरी संभावना है। और रामसर कन्वेंशन पर, रामसर स्थल पर तो प्रश्न आता ही आता है अपने आप, है ना। इसके साथ ही आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में कितनी संख्या हो गई इनकी, 101 हो गई है पूरे शुद्ध अपने आप में। 2014 में भारत में केवल 26 रामसर स्थल थे, मात्र 2014 की बात करते हो। और अभी आज के डेट में जब आप 26 में बात करते हैं तो 26 में संख्या की कितनी हो गई, 101 हो गई। अच्छा जरा कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट कि यूपी में कुल कितने रामसर स्थल हैं। मैंने कराया था जब 100वां वाला जो रामसर स्थल जब घोषित किया गया था तो मैंने बताया था कि यूपी में कुल कितने हो गए हैं। तो मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ कि आखिर यूपी टोटल तो 101 हो गए हैं, लेकिन यूपी में कुल कितने हैं। और एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी स्टेट वार आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस स्टेट में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 तो रेडी कर लीजिएगा। बाकी गलाव झील की अगर बात करते हैं तो गलाव झील जैसा कि आपको पता होगा कि यह झील कमलांग टाइगर जो रिजर्व है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये स्थित होता है अपने आप में। ये इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस है अपने आप में। नेचर की बात करते हैं तो यह पूर्वी हिमालय में स्थित एक निर्मल अर्थात मीठे पानी की झील है जो 12मासी पहाड़ी धाराओं द्वारा क्या रहती है, पोषित रहती है। अच्छा पूर्वी हिमालय की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पूर्वी हिमालय में स्थित है। पूर्वी हिमालय क्या है, ये आपका बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। 4 स्थल है हमारे, याद है आपको, उनमें से एक है। तो कौन कौन से हॉट स्पॉट है जरा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पता है अगर आपको, तो नहीं पता है तो ऑन स्पॉट क्या करिए, गूगल कर लीजिए फटाक से तुरंत। ठीक है, तो एक जो 4 हमारे हॉट स्पॉट है उनमें से पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ही आता है अपने आप पे। ठीक है, बाकी ये जो झील आप देख रहे होंगे, ये झील अपने आप पे बहुत ज्यादा घने जंगलों से घिरी पाई जाती है अपने आप में। और यहां पर लगभग 150 से ज्यादा प्रकार की प्रजातियां पेड़ों की यहां पर पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक एनिमल है, मुझे नाम अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, जो कि इंडेंजर्ड कंडीशन में है और उसके संरक्षण के लिए यहां पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसी आसपास में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जो हमारा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसका एक अभिन्न अंग भी हम इसको मानते हैं। ठीक, बाकी रामसर कन्वेंशन के बारे में आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया, कई बार बताया है। 1971 को ईरान के रामसर शहर जो था वहीं पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो तभी से हम इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, 1971। और इसी रामसर अगर हम इसकी बात करते हैं इंडिया को लेकर के, तो वर्ष 1982 में यानी कि 1982 में जो है भारत इस कन्वेंशन का जो है एक सदस्य बना अपने आप में। 1 फरवरी 1992 को, और उसके बाद 2 फरवरी को आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या है, मैंने बहुत बार बताई है, अब आप मुझे याद बताएंगे कि इसकी थीम क्या है। ठीक, चलिए बाकी अलग अलग वेटलैंड की जो है जो अवस्थिति है उसको पढ़ लीजिएगा, खास करके यूपी के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्द्रभूमि हैं और उनका जो लोकेशन जो वो कहां पर है। तो ये टास्क के रूप में आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। बाकी कमलांग टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। हो सकता है, अब देखो बात हम क्या कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं आपके जो है इसकी ग्वाल झील की, लेकिन इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो कमलांग टाइगर रिजर्व है तो नहीं चर्चाओं में, लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कभी सीधे प्रश्न यहां से आपके पूछ ले प्रश्न, फिर आप कहेंगे अरे सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसको पढ़ना है क्योंकि ये ज्वाइंट है इसी से। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित जिले में है। इसका नाम कमलांग नदी के नाम पर रखा गया जो इस रिजर्व से होकर के बहती है। अब देखो मैंने कई बार कहा आपसे कि जब भी कोई नेशनल पार्क आप पढ़ें, कोई भी आप रिजर्व पढ़ें, तो वहां से जो भी नदी होकर बहती है वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत बार पूछा गया पीसेस में, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कमलांग टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर बहती है, तो कहेंगे कि सर इसमें जो है क्या कहते हैं, ये कमलांग नदी है यही यहां से होकर बहती है। बाकी यहां पर मिसमी पहाड़ियां की विशिष्ट जैव विविधता भी पाई जाती है खास करके। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता था कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन असत्य है, जहां पर आप बार बार गलती करके चले आते हैं। प्रश्न मतलब विकल्प ए है 1971 में रामसर संधि का संस्थापक सदस्य बना था भारत, ठीक है। दूसरा, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 101 हो गई है। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में भारत के रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। डी है रामसर कन्वेंशन केवल खारे पानी की आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में सदस्य का बना था, ये नहीं था पहला, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। सी वाला चिल्का झील और एक केवलादेव वाला, ये भी अपने आप में रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और रामसर कन्वेंशन केवल खारे पानी की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी आर्द्रभूमि जो कि अपने आप में विलुप्त की कगार पर है, जहां की बायोडायवर्सिटी अच्छी होती है, उसको हम कहीं ना कहीं रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका विकल्प बचता है 101 वाला, बस यही आपका हो जाएगा राइट। यानी कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या आपकी कितनी हो गई है, आपकी हो गई है 101, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में ना सिर्फ इंडिया के लेवल पर स्टेट वाइज आपसे प्रश्न पूछ सकता है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए पूरे विश्व में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में कौन सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है अपने आप में, ठीक। चलिए, भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ड शब्दलोक अभी चर्चा में रहा है। तो आप जानते हो कि हाल ही में 19 जुलाई को जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय, ठीक है, यानी कि इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, जिसे म्यूजियम ऑफ वर्ड कहा जाता है या शब्दलोक का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस प्रश्न को मैंने कराया था, अगर आपको याद होगा एक बार, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज हो गया पॉइंट। ये अपने आप पे नए आधुनिक तकनीकों पर आधारित है अपने आप पे। कोलकाता स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में इसको कहीं ना कहीं हमने इसको जो है स्थापित किया हुआ है। शब्दलोक का निर्माण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम बन सकता है। और खास बात इसकी क्या है इस पूरे पुस्तकालय की, कि ये दरअसल देश का पहला ऐसा डिजिटल और इमर्सिव संग्रहालय जो पूरी तरीके से भाषाओं, शब्दों और भारत की समृद्ध बहुभाषी विरासत को क्या कर रहा है, ये समर्पित है अपने आप में। तो ये इसकी खास बात है। और अगर आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना में दर्ज 121 भाषाओं सहित लगभग 380 भाषाओं का इतिहास जो है इसमें सजोया गया है। तो अगर आप भाषाओं के शौकीन हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इस जो है पुस्तकालय का विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे इसको हमने डेवलप किया हुआ है। चलिए बताइए, भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ड किस शहर में स्थापित किया गया है? बहुत ही आसान है, अभी हमने जस्ट इस पर डिस्कस किया है। फटाफट आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें और इसमें आप जो है ना कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, है ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति अगर आ जाए तो क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। कोलकाता में इसको बनाया गया है। कला संस्कृति विकास योजना अभी चर्चाओं में रही है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके द्वारा लागू की जाने वाली अपने आप में एक प्रमुख योजना है। और इसका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यानी जो कल्चरल हमारा जो एक विरासत है, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का को कंजर्व करना, इसका संवर्धन करना और व्यापक प्रसार करना ही इसका क्या उद्देश्य है, किसका? कला संस्कृति विकास योजना। कला संस्कृति विकास योजना नाम से आप इसको पकड़ सकते हैं ना, कि कला संस्कृति के विकास, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण के लिए ही इस योजना को लॉन्च किया गया, बस, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी हमारा कल्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको डेवलप करेंगे। इससे जुड़े जो हमारे पारंपरिक कलाकार हैं, कला रूप जो हैं, ठीक है, लोक नृत्य, रंगमंच आदि हैं, इनसे जुड़े हुए संस्थानों को फाइनेंशियली हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है। क्योंकि ऐसे संस्थानों की जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं ना कहीं बहुत बहुत खराब है अपने आप में। तो अगर हमें अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को अगर हमें बढ़ाना है, ठीक है, संजोना है, उसको संवर्धन करना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर पहले हमें कहीं ना कहीं इनको वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी, ताकि ये अपने आप को पहले डेवलप कर पाए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उप योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनमें सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए योजना अपने आप में, बौद्ध तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि अलग अलग जहां पर भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई अन्य जगह हो,
उनको हम डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम उनको वित्तीय सहायता और उनके लिए काम हम लगातार कर रहे हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी देश की संस्कृति परंपराएं जीवंत तभी रह पाती हैं जब हम उसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे पूरे विश्व में अलग अलग जो है संस्कृतियां आई, लेकिन वह विलुप्त के कगार पर पहुंच गई और विलुप्त भी हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति जो यहाँ पे परंपरा है, क्योंकि उसके लिए हमने लगातार काम किया है और आज भी भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में जीवंत है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, क्लास संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय पर? क्या हो जाएगा? बहुत इजी है ना, सिंपल सी बात है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय, है ना। चलिए, नेक्स्ट है अमूल बंगाल डेयरी परियोजना। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं और सहकारिता मंत्री कौन है? आपके अमित शाह जी हैं, यानी कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। अब बताओ मुझे कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? सहकारिता डिपार्टमेंट को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के एक अभी हाल ही में मैंने आर्टिकल कराया था, अगर आपको याद होगा। अगर उसके कुछ पॉइंट याद हो मुझे बताइएगा आप लोग। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े दही निर्माण संयंत्र की आधारशिला जो है रखी गई है। यह मेगा डेयरी सुविधा पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित संकरैल फूड पार्क में लगभग 700 करोड़ रुपए के माध्यम से इसकी स्थापना की जा रही है। तो बहुत बड़ा जो है अपने यहाँ पे ये पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक, और लिखा हुआ है इसकी क्षमता कितनी होगी लगभग, है ना। तो डेली जो है लगभग 30 लाख लीटर दूध की होगी अपने आप पे क्षमता इसकी। और इससे निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दूध और दही के क्षेत्र में इसमें बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, और यहाँ के आसपास के लोगों को निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा। और ये पहल दरअसल केंद्र सरकार की श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, इसी के अंतर्गत ये अपने आप एक परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना से लगभग 1.5 लाख से अधिक छोटे डेयरी किसानों को और बाकी जो पशुपालकों को उसका सीधा फायदा जो है देखने को इसमें मिलेगा। बस इतना ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था। पूछेगा इसकी लोकेशन क्या है, और बाकी तो व्हाइट रेवोल्यूशन पे आप जानते हो कि प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए, अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एनसीआरबी की डेटा के अकॉर्डिंग किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, आप इसको बताइएगा। बाकी एनसीआरबी का डेटा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एनएफएचएस 6 डेटा जो है, जो मैंने आपसे कहा था, इसका जो है पीपीटी बन चुकी है। ये क्लास आपको 2 से 3 दिनों में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पर करा दूंगा। और अगर आप हमारे पेड बैच के अगर स्टूडेंट होंगे तो वहां पर आपके एप्लीकेशन में, आपके वीडियो सेक्शन में इसको लगवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी यहां पर हमारे डिकोड एग्जाम की तरह बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सीधे आप हमें दिए गए नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, सीधे आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी पीसेस आने वाला है, तो पीसेस का हमारा प्री बैच चल रहा है ओनली, जिसमें हम लगातार गूगल मीट के माध्यम से प्रॉपर मेंटरशिप करते हैं, आपको कॉल के माध्यम से, आपके मैसेज के माध्यम से, लेक्चर्स, टेस्ट, सब कुछ इसमें रहता है। अगर आप चाहते हैं मेंस भी पढ़ना है तो आप फाउंडेशन कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी आज ही की न्यूज है कि भाई आरओ 26 आपका आ ही रहा है इसी महीने, तो उसके लिए अभ्युदय बैच हमारा चलता है प्री प्लस मेंस। ठीक है, और आरओ की फील्ड में कितने मास्टर्स हैं डिकोड एग्जाम, आप जानते हो कि हमारी सफलता कितनी बड़ी है इसमें, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अलग अलग बैच यहां पर दिए गए हैं, आपको किसी बैच में लेना होगा, किसी बैच को लेना होगा, सीधे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।